हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो क्रैश कोर्स सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे वर्क पर एनर्जी का लेक्चर नंबर 2। वर्क पर एनर्जी के लेक्चर नंबर 1 को हमने जब फिनिश किया था तो उसमें हम स्प्रिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे आके स्प्रिंग्स को कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग की बात हो रही थी। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है उसमें ये बुलेट है जो u स्पीड से जाके इस ब्लॉक के साथ हिट करता है। तो मेरे को क्या समझना है कि ये बुलेट की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो लूज हो जाएगी, ठीक है, और ये जाके जब इसके अंदर हिट करेगा तो अपने आप में एक सिस्टम बन जाएगा। देखिए जब जाके बुलेट ब्लॉक के साथ हिट करता है तो पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन हमें लगा लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इम्बेड हो जाएगा m प्लस स्मॉल m इंटू v कॉमन आ जाएगा। तो v कॉमन से हम लोग क्या कर लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे जो भी बुलेट और ब्लॉक सिस्टम की इकट्ठे जाते हुए है। अब हमारे पास ये बुलेट ब्लॉक सिस्टम इकट्ठा हो गया है जिसकी टोटल मास कितना है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये इधर को कैसे गया, ये v कॉमन से गया और इसने क्या करना शुरू कर दिया, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू कर दिया और फाइनली इसमें कंप्रेशन आ गया x0। तो हम क्या कहेंगे कि लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी का। कौन सी काइनेटिक एनर्जी का, हाफ m प्लस m vc का होल स्क्वायर। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है इस ब्लॉक सिस्टम की, और ये आ गया किसके बराबर बच्चों, हाफ के x0 स्क्वायर के साथ, ठीक है। आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए बेटा। आपके पास ये वैल्यू पुट करने के बाद कितना आ रहा है, vc की वैल्यू देखिए mu ओवर m प्लस कैपिटल M का या स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको आप m स्क्वायर u स्क्वायर कर दो, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ के x0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या है बेटा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये वाला एक m इससे कैंसिल हो जाएगा और आपको x0 की वैल्यू मिल जाएगी जो किसके बराबर है, mu ओवर, ये आ गया अंडर रूट में कितना, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू के। तो ये आपके पास x0 की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, जिसको अगर आप इनसाइड ले जाते हो तो m स्क्वायर यूज कर रहेगा। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया कि आपके पास एक ब्लॉक है m0, ये जाके आगे m0 के साथ ही स्ट्राइक करता है और कोलिशन परफेक्टली इलास्टिक है। मैं यहाँ मान लेता हूँ इफ इलास्टिक कोलिशन अकर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो होता क्या है बेटा कि आपके पास मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से ये जाता है, उसके साथ जाके स्ट्राइक करता है और ये रेस्ट पे आ जाएगा और अगले वाला मूव करने लग जाएगा। तो हम कहते हैं कि इन इलास्टिक कोलिशन वेलोसिटीज हैं जो वो एक्सचेंज कर जाती हैं। आपको वेलोसिटीज एक्सचेंज करने का क्या मतलब, यानी फर्स्ट विल कम टू रेस्ट एंड सेकेंड स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v0। तो मान लेते हैं कि ये जो मास है सेकेंड वाला जिसका मास m है, ये इधर को v0 स्पीड से मूव करने लग गया और ये वाला मास अभी भी प्रैक्टिकली एट रेस्ट है। ये कैसे है, रेस्ट के ऊपर है थर्ड वाला मास। पर बाद में क्या होगा कि दोनों मासेस मैक्सिमम कंप्रेशन जब हो जाएगा तो उस टाइम पे दोनों मासेस सेम कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हुए आपको नजर आएंगे। ये m है बेटा, ये 2m है और दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई है, कॉमन वेलोसिटी vc हो गई है। तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन जब यूज करेंगे तो m v0 मस्ट बी इक्वल टू m प्लस 2m इंटू v कॉमन। देखिए यहाँ से जो v कॉमन की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई वो v0 बाई 3 आ गई, ठीक है बेटा, यानी कि ये दोनों मासेस v0 बाई 3 से मूव करते हुए नजर आएंगे। अब आप यूज कर सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, हाफ m v0 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाफ m प्लस 2m इंटू v कॉमन का होल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये ध्यान रखो कि ये जो के x0 स्क्वायर मैंने लिखा है, इसमें जो x0 है ये मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग है। आप इसको और फर्दर आगे लेके जा सकते हो, हाफ 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 सब जगह से कैंसिल कर दो। ये आपके पास आ गया m v0 का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा m प्लस 2m और v कॉमन कितने के बराबर है बेटा, v0 बाई 3
का होल स्क्वायर है, और ये कितना आ गया हाफ के एक्स नॉट का होल स्क्वायर। अगर आप गौर करो यहाँ पे ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा आई थिंक, है ना, 3 और ये 9 रह जाएगा, ये 1/3 रह जाएगा बेटा। ये एम वी नॉट का होल स्क्वायर में से -1 माइनस कितना माइनस कर देंगे, देखिए एम बाई यहाँ से बाहर आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1/3 के एक्स नॉट का होल स्क्वायर। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू लिख सकते हो जो किसके बराबर आ गई 2/2 एम वी नॉट 3/3 इंटू के का अंडर रूट। ये है वो मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, जब दोनों मासेस सेम कॉमन वेलोसिटी से आगे को जा रहे होंगे तब इतना इनके बीच में कंप्रेशन आ जाएगा। आप इसको ऐसे समझो कि जब दोनों मासेस सेम कॉमन वेलोसिटी पे हैं तभी मैक्सिमम कंप्रेशन है, क्योंकि अगर एक कम है तो देखिए फिर से ये आगे वाला सपोज करो ज़्यादा है और पीछे वाला कम है तो गैप बढ़ गया ना, और अगर पीछे वाला ज़्यादा है और आगे वाला कम है, ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो पीछे से पुश करता 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 एक स्टेज पे मैक्सिमम कंप्रेशन पे आएगा, तभी उसके बाद ही ये आगे को मूव करना शुरू करेगा। यानी मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे दोनों की जो स्पीड्स हैं वो सेम टू सेम चलती हैं। चलिए बढ़ लेते हैं आगे इसको। अब हमारे पास इसी में एक और नया सवाल है जिसमें हमने कहा कि ये मास जाके यहाँ कोलाइड करता है और फिर से हमें मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हम कहते हैं कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन होता क्या है, जो बोथ ब्लॉक्स हैं वो अटेन करते हैं सेम स्पीड। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे m1 u1 प्लस m2 u2 मस्ट बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी कॉमन। देखिए बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन मैंने लगा लिया। अब गौर करो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं सब में पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा और फिर उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन प्रोसेस लगेगा। तो यहाँ पे बेटा अगर आप देखो तो एक 3 kg का मास है जो कितनी स्पीड से चल रहा है 2 से, और एक 2 kg का मास है जो कितनी स्पीड से चल रहा है 1 से। 3 + 2 कर देते हैं इसको और v कॉमन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर जो v कॉमन है हमारे पास वो कितना आ गया, ये देखिए 6 + 2 8 8/5 आ गया। ये इतनी स्पीड से v कॉमन दोनों इकट्ठे चलेंगे। तो हो क्या रहा है कि उस स्टेज में ये दोनों मासेस मैक्सिमम कंप्रेशन का स्टेज है और दोनों ही किससे जा रहे हैं, v कॉमन से जा रहे हैं। एक 3 kg का मास है और एक 2 kg का मास है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम कहेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज करो। यूज करते हैं हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो उस केस में क्या लिखेंगे बेटा, हम उस केस में लिखेंगे कि हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये टोटल शुरू में काइनेटिक एनर्जी है। पर बाद में क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो m1 प्लस m2 इंटू v कॉमन का होल स्क्वायर होगी। इसके अलावा एक और एनर्जी आ गई जो स्प्रिंग के कंप्रेशन की वजह से है भाई, तो वो भी मैंने लिख दिया। अब आप इसको लिख सकते हो हाफ m1 की वैल्यू देखिए 3 है, u1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर है, m2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, u2 की वैल्यू 1 का स्क्वायर है। हाफ m1 प्लस m2 कितना आ गया बेटा 5 आ गया। वेलोसिटी यहाँ पे 8/5 का होल स्क्वायर है प्लस हाफ ऑफ के की न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है 100 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो आप फॉर x। तो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन को, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी दैट इज योर आंसर। अगले केस की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको पहले से ही कहा गया है कि 2 ब्लॉक्स को ऐसे आपने कंप्रेस करके रखा हुआ है। जैसे अब आप इसको रिलीज करोगे बर्स्टिंग ऑफ बॉम्ब में दिस केस हैपन्स एज इफ देयर इज बर्स्टिंग ऑफ बॉम्ब। बर्स्टिंग ऑफ बॉम्ब में भी मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, जैसे शुरुआत में 0, बाद में कितना m1 v1 प्लस m2
V2 के साथ आप लिख सकते हो। तो इसमें इसका मतलब ये आया कि हमारे पास 2 इंटू V1 किसके बराबर है, 3 इंटू V2 के बराबर है विद नेगेटिव साइन। या यूँ कहा जाए कि V1:V2 की वैल्यू है जो वो 3:2 आ गया, जहाँ पे V1 कौन सा मास है, 2 kg वाला, ठीक है, और ये कौन सा मास है, 3 kg वाला मास, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि स्पीड एट इन्फिनिटी कितना है। देखिए जो हाफ के x0² हमारे पास एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी थी, ये बच्चों सारी की सारी कौन सी एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी थी। ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट होगी दोनों मासेस के काइनेटिक एनर्जी में, हाफ m1 m2 v2 का होल स्क्वायर। देखिए आपने पहले ही वेलोसिटीज की रेशियो लेके लिखा हुआ है कि ये v1 की वैल्यू 3v0 है और v2 की वैल्यू 2v0 है। चलिए पुट कर देते हैं, यहाँ पे हाफ के 100 आ गया, x0 की वैल्यू आपने 2 सेंटीमीटर लिखी है तो 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप कह सकते हो यहाँ पे हाफ, पहला मास कौन सा है, 2 kg, 2 kg की वेलोसिटी कितनी है बेटा, 3v0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया दूसरा मास जो कौन सा है 3 kg, वेलोसिटी कितनी है 2v0 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन आपको नज़र आएगा। यहाँ पे कितना आ गया, हाफ ऑफ 100 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴, ये कितना आ गया बेटा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 9v0 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ गया 4 इंटू 9, ये आ गया 4 9 36, 36/2 18v0 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये 27v0 स्क्वायर है जो वो यहाँ पे किसके बराबर आ गया बेटा, हाफ से ये कैंसिल हो गया 4 2, तो ये 0.02 के साथ आ गया। तो v0 की वैल्यू है जो वो 2/2700 का अंडर रूट ये आ रही है। तो एक v0 आ गई, तो यहाँ से ही आप v1 कैलकुलेट कर लोगे और यहीं से आप बच्चों v2 कैलकुलेट कर लोगे। तो आपको दोनों ब्लॉक्स की जो वेलोसिटीज़ हैं आफ्टर इट हैज़ बीन रिलीज्ड वो पता लग जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं नए कॉन्सेप्ट की, जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट। देखिए कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव तब होती है जब बॉडी को एक जगह से हम दूसरी जगह तक डिस्प्लेस करते हैं और वर्क डन है जो वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, पाथ से इंडिपेंडेंट है। यानी आप ये समझ लो कि एक बॉडी को आप फर्स्ट पोजीशन से ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लेके जाते हो, चाहे तो आप इसको सीधा ले जाओ, चाहे आप इसको ऐसे करके ले जाओ, ठीक, ये सेकंड पाथ हो गया, चाहे आप इसको घुमा फिरा के ऐसे ले जाओ, ये थर्ड पाथ हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वर्क डन फर्स्ट केस के अंदर, सेकंड केस के अंदर और थर्ड केस के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी ओनली डिपेंड करता है ऑन इनिशियल एंड फाइनल, तो वर्क डन अगर डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल के ऊपर, तो फोर्स है जो वो कंजर्वेटिव है, वर्क डन इंडिपेंडेंट है किसके, पाथ फॉलोड के। एक चीज़ और बता दूं कि अगर घूम फिर के बॉडी दोबारा उसी जगह पे आ जाए, जैसे मैं कहूँ कि एक यहाँ पे फील्ड है मेरे पास, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही आप कह लीजिए, बॉडी यहाँ से शुरू हुई ए पॉइंट से घूम फिर के बी पॉइंट तक पहुँच गई, बी से दोबारा घूम फिर के ए पॉइंट तक आ गई, तो आप देखिए क्लोज लूप बन गया। क्लोज लूप में जो वर्क डन है वो कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। आप चार्जेस को लेके इलेक्ट्रिक फील्ड बना लीजिए और आप ये सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पार्टिकल जहाँ से शुरू हुआ है अगर वहीं पे वापस आ जाए तो उस केस में वर्क डन कितना होता है, वर्क डन 0 होता है। तीसरी जो कंडीशन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं कि डेल क्रॉस एफ है जो वो 0 होना चाहिए। पहली बात तो ये समझ लें कि डेल ऑपरेटर होता क्या है। डेल ऑपरेटर जब आप लिखते हो तो उसको डिफरेंशिएशन एक्सक्लूसिव डिफरेंशिएशन है बेटा, यानी कि विद रेफरेंस टू एक्स ही है पहली बार में, फिर विद रेफरेंस टू वाई ही है दूसरी बार में, और फिर विद रेफरेंस टू जेड ही है तीसरी बार में, ठीक है, जिसको आप जेड हैट की बजाय क्या लिख देते हो, के हैट लिख देते हो। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कि ये जो सारा फंक्शन है डेल क्रॉस एफ, इसको यहाँ लिख लेते हैं, चलिए दोबारा से,
कि जो डेल क्रॉस एफ लिखा जा रहा है, इसको लिखने का तरीका ये है कि आप आई जे के पहले लिख लीजिए, फिर डेल ऑपरेटर के सारे फंक्शंस, डिफरेंशिएशन विद रेफरेंस टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेफरेंस टू वाई, डिफरेंशिएशन विद रेफरेंस टू जेड, यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे एफ वाई, यहाँ पे एफ जेड। अगर ये सब कुछ मिला के ज़ीरो हो जाता है तो मैं कहूँगा कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है, अदरवाइज ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। देखिए जितनी भी फोर्सेस आपने +1 +2 में पढ़ी है ना, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गई, ठीक है ना, आपकी ग्रेविटेशन फोर्स होगी, आपकी मैग्नेटिक फोर्स हो गई, ठीक है, ये सारी की सारी फोर्सेस बेटा कैसी हैं, कंजर्वेटिव है। आपने स्प्रिंग फोर्स पढ़ी है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है। ध्यान रखो जहाँ पे अपोजिंग फोर्सेस नहीं हैं वो फोर्सेस सारी की सारी कंजर्वेटिव हैं। हाँ, जो विस्कस फोर्स है, फ्रिक्शन होगी, जो अपोजिंग फोर्सेस हैं ना बेटा वो आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक। जो विस्कस फोर्स होगी वो सारी की सारी नॉन कंजर्वेटिव है, अदरवाइज ये वाली फोर्सेस कैसी हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अब यहाँ पे मुझे कहा गया कि आप ये चेक करके बताओ कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, डेल क्रॉस एफ लिख लेता हूँ बेटा। तो डेल क्रॉस एफ लिखने का मतलब क्या, आई जे के लिखूंगा सबसे पहले तो, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल विद रेफरेंस टू एक्स, यहाँ डिफरेंशिएशन विद रेफरेंस टू वाई, यहाँ डिफरेंशिएशन विद रेफरेंस टू जेड, तीसरा केस, यहाँ आपके पास एक्स वाई आ गया, यहाँ वाई जेड आ गया, यहाँ जेड एक्स आ गया। तो आप क्या लिख सकते हो, आई हैट के साथ लिख सकते हो, आई हैट का रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो भाई। देखिए डिफरेंशिएशन विद रेफरेंस टू वाई आ गया, किसके साथ, जेड एक्स के साथ, और माइनस उसमें से होगा क्या, डिफरेंशिएशन विद रेफरेंस टू जेड किसके साथ, वाई जेड के साथ, राइट। ये हो गया सबसे पहले। फिर आप लिखोगे माइनस जे हैट, जैसे वेक्टर्स में बेटा हम सॉल्व नहीं करते, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। आप ये रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो आपके पास सबसे पहले डिफरेंशियल आएगा किसके साथ, एक्स के साथ। किसको आपने डिफरेंशिएशन में करना है, जेड एक्स को करना है भैया, माइनस कर दिया आपने, डिफरेंशिएशन होगी आपकी किसके हिसाब से, जेड के हिसाब से, और यहाँ क्या आएगा भैया, एक्स वाई आएगा, राइट। और फिर आएगा आपके पास के हेड। के हेड क्या है, ये रिजल्ट। तो आपके पास डिफरेंशिएशन विद रेफरेंस टू एक्स क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ जेड एक्स पहले है ना, इसमें से माइनस कर देंगे हम किसको, देखिए ये वाला छोड़ा हुआ है आपने, y के साथ डिफरेंशिएशन किसकी, एक्स वाई की। तो आपको पता लग गया कि जब हम i लिखते हैं तो ये क्रॉस करते हैं, j लिखते हैं तो इसे क्रॉस करते हैं, और k लिखते हैं तो इन्हें क्रॉस करके माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए y हैट के साथ डिफरेंशिएशन पहले वाले केस में तो y है ही नहीं, तो ज़ीरो हो गया, यहाँ पे रह गया माइनस वाई, माइनस जे हेड के साथ आगे देखें तो यहाँ पे रह गया z बेटा, और दूसरे वाले केस में रह गया ज़ीरो। फिर तीसरे वाले केस में क्या बचा, देखिए यहाँ पे आप किसके साथ लिख रहे हैं, x के साथ लिख रहे हैं, तो x के साथ यहाँ बच गया z। देखिए जैसे शुरुआत में j के साथ जब हमने लिखा था तब भी x बचा था, और जब हमें k के साथ लिखना पड़ रहा है तब भी हमारे पास z बचा है, और इसमें क्या बच गया, माइनस ऑफ व्हाट, x। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। चेक कर लें एक बार दोबारा से, आई हेड को जब हमने छोड़ा तो y जेड एक्स, और यहाँ z से वाई जेड, ठीक है जी। और जब हमने j को छोड़ा तो जेड एक्स पहले, और यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है जी। k को छोड़ा तो यहाँ वाई जेड आ गया, ठीक है। तो ये x के साथ था, तो ये जेड एक्स नहीं है बेटा, यहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वाई जेड था, डिफ्रेंशिएशन विद रेफरेंस टू वाई जेड, और ये आ गया डिफ्रेंशिएशन विद x माइनस डिफ्रेंशिएशन विद रेफरेंस टू y के साथ है हमारे पास क्या, एक्स वाई। चलिए ये चीज़ चेंज हो गई, यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया बच्चों, x के साथ कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो हो गया, y के साथ क्या बच गया, x। अब आपको जो फोर्स की डेल क्रॉस एफ की न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो माइनस वाई आई हैड माइनस जेड जे हैड माइनस एक्स के हेड के साथ है। अब आपको ये भी कहा गया होगा कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो आप डिपेंड करता है कि ये अगर मुझे कहा जाए कि ये एट 0 0 0,
तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। फोर्स कैसी है? कंजर्वेटिव। बट एट एनी अदर पॉइंट ये कैसी है बच्चों? ये है नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि उस जब आप डेल क्रॉस एफ फाइंड आउट करते हो किसी भी और पॉइंट के ऊपर वो एक एफ वेक्टर आपको जनरेट करके देता है, तो इसका मतलब वहाँ कहीं ना कहीं फोर्स लग रही है, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए एक और चीज़ कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया गया हो तो हम डेल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए यानी डिफरेंशिएशन या चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को से फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्चुअल में हम कुछ नहीं कर रहे बेटा, हम देखते हैं कि वर्क डन क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस एफ इंटू डी आर। अब गौर कीजिए ये डी यू डेल्टा यू है और ये एफ डी आर है, तो आप देख सकते हो डी यू बाई डी आर से ये एफ बना हुआ है। चलिए फर्स्ट केस ही शुरू करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के साथ शुरू कर लेते हैं कि अगर एक्स डायरेक्शन में ही है तो डी यू बाई डी एक्स इंटू आई हैट हो जाएगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया गया, हमें कहा गया कि फोर्स पता करके बताओ कहाँ पे x इक्वल टू 1 के ऊपर। तो बेटा फोर्स पता करनी है तो हम क्या लिखेंगे? माइनस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, कौन सा? आई हैट के साथ। तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u की वैल्यू कितनी है बेटा? वो है 6x स्क्वेयर, तो कितना आ गया? माइनस 12x के बराबर आ गया। और यहाँ पे आई हैट भी लिखेंगे, यहाँ पे भी आई हैट लिखेंगे। अभी हमें कहा गया कि x की वैल्यू तो 1 है, तो ये आपके पास कितना आ गया? माइनस 12 न्यूटन के बराबर आ गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, हमें कहा गया कि u की वैल्यू 8x माइनस एक्स स्क्वेयर है। अब फोर्स है जो इस केस में वो हमें पता है कि माइनस डी यू बाई डी एक्स आई हैट के बराबर है। क्यों? क्योंकि सारा ही x की टर्म्स में दिया हुआ है फंक्शन, तो हम डी यू बाई डी एक्स कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, अगर एट इक्विलिब्रियम पूछा गया है आपसे, तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है बेटा? कि नेट फोर्स कितनी हो जाए? 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले तो f की वैल्यू आ गई माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x किस किस का? 8x माइनस एक्स स्क्वेयर का, ठीक है। तो ये कितना हो गया? माइनस 8, राइट बच्चों, ये 8 बाहर आ गया, ठीक। और माइनस चलिए बाहर लिख लेते हैं, ये आ गया 8 माइनस 2x इक्वल टू 0 कर दो फॉर इक्विलिब्रियम जैसा कि कहा गया है। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है? 4 आ जाती है। तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम आ गई मेरे पास, u की वैल्यू वो कितनी आ गई? 8 इंटू 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी 32 में से आप 16 को माइनस कर दीजिए तो 16 जूल्स की जो एनर्जी है वो यहाँ पे एनर्जी है किसमें? इक्विलिब्रियम के अंदर। ध्यान रखो बेटा, इक्विलिब्रियम है जो हमेशा आप सिर्फ इसी ढंग से नहीं कैलकुलेट करते, आपको कई बार ये मैक्सिमा और मिनिमा के लिए भी पूछा जाता है। जैसे मैं कोई ग्राफ आपको शो करूं, तो आपको मैं ऐसे करके एक ग्राफ शो कर देता हूं। तो ध्यान रखिए ये सभी पॉइंट्स के ऊपर जो फंक्शन है वो 0 हो रहा है, यानी ये सभी पॉइंट्स मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट्स हैं। अगर मैं किसी भी फंक्शन x को यहाँ रख के सोचूं कि ये इसका मैक्सिमम आ रहा है, ये मैक्सिमम आ रहा है, जो पीक्स हैं वो मैक्सिमा की यहाँ हैं, और ये वाले पॉइंट्स क्या आ रहे हैं? मिनिमा आ रहे हैं। तो एट मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही जगह पे डी एफ बाई डी एक्स है जो वो 0 होने वाला है। पर अगर इसका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये मैक्सिमा का केस है बच्चों। अगर इसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो ये किसका केस है? मिनिमा का केस है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक बाउल है, आप अगर पार्टिकल वापस मुड़ता है उसी जगह पे तो वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। अगर वापस नहीं मुड़ता उस जगह से तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। तो मैं वो भी आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। आप सपोज करो एक बाउल है आपके पास, अगर मैं इसके अंदर यहाँ एक मार्बल रख के उस मार्बल को इधर को ले जाऊँ तो आप जानते हो कि वो मार्बल वापस आएगा, चाहे मैं उसको इधर को ले जाऊँ तब भी वो वापस आएगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? आप कहोगे सर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि पार्टिकल वापस आ रहा है। अगर मैं इसी बाउल के अंदर इसी बाउल को उल्टा करके रख दूं बच्चों, मैं कहूँ कि ये बाउल ऐसे पड़ा हुआ है,
तो अगर यहाँ से अब मैं इस मार्बल को ले जाता हूँ तो वो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे एक स्टेबल कौन नहीं होते, ये कौन से इक्विलिब्रियम्स होते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम्स हो जाते हैं। तो आप इस केस को कहाँ पे यूज़ करना है, जैसे चार्जेस का कॉन्सेप्ट आता है कई जगह पे, ठीक है ना, या रस्सियों से बंधे हुए मासेस का कॉन्सेप्ट आता है। अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगने के बाद वो वापस नहीं आ पा रहा, उसी डायरेक्शन में ही चला जाता है, तो वो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन थी वो कौन सी थी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। अगर पार्टिकल वापस आ जाता है तो वो कौन से इक्विलिब्रियम की कंडीशन है भाई, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। चलिए आपको एक और बात यहाँ पे दिखाते हैं कि U आपके पास गिवन है, आपको फोर्स पता करनी है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कि फोर्स पता करने के लिए आपको -du/dr r हेड की ज़रूरत है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, -del ऑफ U ऑपरेटर। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। अब मैं फोर्स की वैल्यू लिखना शुरू करता हूँ बेटा। -del ऑपरेटर हमें पता है डिफ्रेंशिएशन x के साथ U की I हेड, डिफ्रेंशिएशन y के साथ U की j हेड, डिफ्रेंशिएशन z के साथ U फंक्शन की क्या बच्चों, k हेड। यहाँ पे इसको k हेड यहीं पे लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो अब आप लिखना शुरू कर सकते हो इसको कि फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस डिफरेंशियल x के साथ लिखेंगे। तो आप सारी फंक्शन को पहले लिखिए, जिसमें 3xy + 4yz के बराबर है, ठीक। तो ये किसके साथ है, आई हेड के साथ। आप इसको बड़ी ब्रैकेट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है बेटा। प्लस डिफ्रेंशिएशन हुई किसकी, आप गौर करो मैं डिफ्रेंशिएशन में इस टाइप से जनरेट कर रहा हूँ, ये एक्सक्लूसिव डिफ्रेंशिएशन का केस होता है। यहाँ y के साथ आ गया, u की वैल्यू कितनी है वहाँ 3xy + 4yz के साथ लिखेंगे। और ये कौन सा केस है भैया, ये है हमारा j हेड का केस। और इसके साथ ही तीसरा वाला केस आ गया, जिसमें हम डिफ्रेंशिएशन z के साथ लिखेंगे 3xy + 4yz की डिफ्रेंशिएशन कौन से केस के साथ, k हेड के साथ, और ब्रैकेट हो गई क्लोज। चलिए x वाली टर्म्स ढूंढते हैं पहले वाले केस में। तो फोर्स के लिए पहले वाले केस में यहाँ से 3y आ जाएगा बाहर बच्चों, माइनस ऑफ पहले वाले केस में से 3y आ गया, दूसरे वाले में से कुछ नहीं आया, 0, क्योंकि दोनों ही y और z हैं, दोनों को कांस्टेंट माना गया है। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ये i हेड के साथ आ गया। फिर डिफ्रेंशिएशन की आपने y के साथ, तो यहाँ से 3x आ गया बाहर, ठीक है बेटा। और दूसरे वाले में से क्या आ गया, 4z आ गया। चलिए लिख देते हैं सारा खेल, और ये j हेड के साथ आ गया। फिर प्लस किया हमने, यहाँ फर्स्ट में से कुछ नहीं मिला आपको, और सेकंड में से आपको मिल गया 4y, ठीक है जी। और ये किसके साथ आ गया आपका, k हेड के साथ। तो अब आप क्या करें कि जो वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यू पुट कर दें, -3 ऑफ 3y की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 i हेड, 3 × x की वैल्यू कितनी है 1, + 4 × z की वैल्यू कितनी है 3 j हेड। अगला क्या है बेटा, 4 × 2 8 k हेड। तो चलिए हमारे पास एक फोर्स आ गई जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है -6i, 4 3 12, 12 + 3 15 j + 8k, ठीक है। तो ये है हमारा सारा का सारा केस जिसमें हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको क्लियर होता है कि फोर्स हम किस ढंग से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक और चीज़, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में भी, कि अगर आपको चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पता करना हो तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू -FdR कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पॉइंट से लेके जो x1, y1, z1 पॉइंट हो सकता है, से फाइनल पॉइंट x2, y2, z2 हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये कंजर्वेटिव फोर्स दी गई है हमें, और हमें फाइंड आउट करना है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे, जबकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है। देखिए मैं वही रिजल्ट यूज़ करूँगा, और यूज़ कर लेते हैं fx dx, ठीक है बेटा, x1 से x2 तक, और fy dy y1 से y2 तक। ये फाइनल कौन सा है, x2 y2 है,
ये इनिशियल कौन सा है, x1 y1 है। देखिए फाइनल पॉइंट हमारे को कौन सा दिया गया है, 3 4 वाला दिया गया है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें 3 4 के ऊपर कैलकुलेट करनी है और पोटेंशियल एनर्जी हमें 1 2 के ऊपर पता है कितनी है बेटा, 8 जूल्स के बराबर है। अब Fx की वैल्यू देख लो, Fx की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 2x dx, कहाँ से कहाँ तक, x1, x यानी इनिशियल कौन सा है, 2 है, और फाइनल कौन सा है, x 3 है। माइनस कर देंगे इसमें से Fy की वैल्यू जो कितना है, 3y² के बराबर है, ठीक है, dy, और यहाँ पे y1 कितना है बेटा, y1 इनिशियल वाला 1 है और y2 दूसरे वाला कितना है, 4। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देयरफॉर हम यहाँ पे बीच में जगह बना लेते हैं कि कैसे है। uf-8 किसके बराबर है बच्चों, माइनस ऑफ 2x²/2। ये ख़त्म हो गया, ये कहाँ से कहाँ तक आया, 2 से लेके 3 तक, 3y³/3। देखिए ये भी कैंसिल हो गया, कहाँ से कहाँ तक आया, 1 से लेके 4 तक, ठीक है जी। तो uf-8 वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 9 - 4, यहाँ पे प्लस नहीं है, सॉरी यहाँ माइनस साइन ही है, माइनस साइन आ गया किसका, 4 का क्यूब माइनस किसका बच्चों, 1 का क्यूब। तो देखिए दोनों रिजल्ट्स हमें नज़र आते हैं कि uf-8 किसके बराबर है, माइनस ऑफ 9 - 4 कितना आ गया बेटा, 5, और यहाँ कितना आ गया, 12 - 1 कितना आ गया, 11। तो ये आपके पास टोटल मिला के जो एनर्जी बनती है वो 8 प्लस कितना आ गया, -16। तो कितनी आ गई, -8 जूल्स के बराबर ये एनर्जी आ जाती है। तो पहले वाली एनर्जी हमें पता है -8 जूल्स है, जबकि फाइनल जगह पे जाके जो एनर्जी आ रही है वो -8 जूल्स के बराबर है। देखिए बेटा हो सकता है कैलकुलेशन करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए, आप लोगों ने उस गलती के ऊपर नहीं ध्यान देना, आपने जो मेथड है, जो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसमें हमें क्या कहा गया कि u की वैल्यू हमें गिवन है, u की वैल्यू a/x², b/x12 है, और हमें इक्विलिब्रियम फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करनी है। हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम पे आके उसकी पोजीशन पता करनी है। तो हम जानते हैं कि फोर्स 0 होती है एट इक्विलिब्रियम। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि du/dx है जो वो 0 हो जाना चाहिए, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। चलिए हम du/dx की बात कर लेते हैं कि वो है कितना। वो है इस टाइम पे अगर आप देखिए तो d/dx करने वाले हैं हम ax⁻⁻6 का और -bx⁻12 का, ठीक। यहाँ कितना आ गया बेटा, -6x⁻7। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला लगाया है कि d/dx ऑफ x⁻n किसके बराबर है, nxn-1 के बराबर। तो इसको लगाएंगे तो यहाँ पे -6x⁻n मल्टीप्लाइड बाई a, -b कर देते हैं बेटा, और यहाँ पे क्या है, -12x⁻13, ठीक है बेटा। ये सब कुछ किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो 6 डिवाइडेड बाई x⁻7 6a इज इक्वल्स टू 12b। अगर मैं इसको देखूँ माइनस, हाँ तो इधर ये माइनस माइनस दूसरी साइड पे जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है, 12b/x⁻13। तो बेटा ये 1 से और ये 2 से ख़त्म हो गया, तो देयरफॉर x⁻6 है जो वो 2b/a आ गया, जिससे कि x की वैल्यू 2b/a⁻1/6 आ गई। देखिए बेटा यहाँ पे आ गई। तो एनर्जी एट इक्विलिब्रियम कितनी है, सेकंड पार्ट हम उसमें पुट कर देते हैं कि ये आ गया आपके पास a, x⁻6 की वैल्यू 2b/a है और b/x⁻12 की वैल्यू यानी 2b/a का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया a²/2b में से माइनस कर दो कितना बेटा, a²
4b। तो ये कितना आ गया, a स्क्वायर बाई 4b इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो नीट में ज़्यादा आए हैं और मेंस में भी ये क्वेश्चंस आए हैं। तो मेंस के पुराने क्वेश्चंस नीट में कई बार रिपीट कर दिए जाते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ आनी चाहिए। चलिए बच्चों अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। वो पावर के बराबर है। अगर आप इसकी यूनिट्स की बात करो तो 1 वॉट इसकी यूनिट है। तो 1 वॉट कितना है, जब 1 जूल का काम हो जाए 1 सेकंड के अंदर तो हम कह देते हैं कि वो पावर है कितनी, 1 वॉट की। हम जानते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है, क्योंकि पावर वर्क के साथ डिफाइन होती है। अगर आप देखो तो पावर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ d/dt ऑफ f डॉट s। ठीक बच्चों, बिल्कुल सही है। आप कहोगे कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो फोर्स बाहर लिखी जा सकती है और ds/dt करके इसे ऑब्टेन किया जा सकता है, यानी पावर फोर्स डॉट वेलोसिटी के साथ भी लिखा जा सकता है। ध्यान रखें कि 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर और 1 किलोवाट आवर, जो ये एनर्जी की यूनिट है, ध्यान रखना किलोवाट आवर हमेशा ही एनर्जी की यूनिट है बच्चों। तो ये 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स के बराबर है। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि पावर के साथ रिलेटेड हमें जो सवाल दिए गए हैं वो किस टाइप के बन सकते हैं। यहाँ पे पहला ही सवाल हम देखते हैं कि एक सीधा सा सवाल हमें दिया गया कि भाई देखो ऐसा है कि एक वाटर पंप है जिसकी पावर हमें दे दी गई है और उसने एक वाटर इज रेस्ड टू ए पर्टिकुलर हाइट ऑफ 10 मीटर्स। तो हमसे पूछा गया कि कितना वाटर रेस करेगा। देखिए बेटा mgh डिवाइडेड बाई t इज इक्वल्स टू पावर। यहाँ पे कितना कहा गया, 2 किलोवाट कहा गया है। 2 इंटू 10⁻3 मैंने पहले ही लिख दिया। ठीक है, m की वैल्यू हमसे पूछी गई है, g की वैल्यू 10 है, हाइट की वैल्यू कितनी है, हाइट भी भैया 10 है। यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू दी गई है 1 मिनट दिया गया है, यानी 60 सेकंड्स दिया गया है। आप इसको इससे काट दो और एक ये आपका इससे कट जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 आ गई। ठीक है, 1200 kg यानी कि 1200 लीटर्स के बराबर। आप इसको kg लीटर्स के बराबर कर सकते हो, तो आंसर हमारे पास सामने गिवन है। अगला केस कर लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है, हमें कहा गया कि वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट फ्रॉम ए वेल। आप एक वेल से वाटर पंप आउट कर रहे हो, ये सपोज कर लीजिए एक वेल से वाटर पंप आउट हो रहा है। तो वाटर पंप आउट होने में उसको कितनी हाइट तक लेके जाया गया है, उसी से उसका मास कैलकुलेट हो जाएगा, mgh से उसकी एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी कि कितना वर्क डन हुआ है। अब आप एफिशिएंसी की जब बात करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी दी गई है, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है बेटा आउटपुट इज टू इनपुट। यहाँ जो इनपुट होती है ये वोल्टेज ऑफ द मशीन है, ये इनपुट पावर है। ठीक है, जो पावर ऑफ द पंप है। आउटपुट वो है जो उसने काम किया है। ठीक है बेटा, और वो काम कितना है, mgh डिवाइडेड बाई पावर की बात कर रहे हैं तो t। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 50% कहा है तो 50/100 कर दिया। देखिए एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में है, तो 50/100 कर दिया हमने उसे। आउटपुट में हमने क्या लिखा, mgh डिवाइडेड बाई t इंटू वोटेज। तो बेसिकली हमें वोटेज कैलकुलेट करनी है, फिर भी हम पुट कर देते हैं बेटा बात। m की वैल्यू कितनी है, देखिए उसने कहा है कि 7200 kg ऑफ वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट। g की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू कितने डीप है, ये 100 मीटर डीप है, तो मैंने 100 लिख दिया यहाँ पे। टाइम की वैल्यू उसने क्या कहा है, पर आवर कहा है। पर आवर का मतलब टाइम कितना हो गया बच्चे, 3600 सेकंड्स हो गया इनटू वोल्टेज। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये 2 आ गया। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 2 इंटू 1000, कितना आ गया 4000 वॉट, यानी कि 4 किलोवाट है जो, वो है पावर ऑफ द पंप। आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट केस में हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास एक ट्रक है
जो ऊपर को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर को जा रहा है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ एक ट्रक है, ये ट्रक इज मूविंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। कई बार ये साइन थीटा डायरेक्टली भी दिया जाता है। तो आपको इसको करना कैसे है वो देख लेते हैं। देखिए बेटा, पहला केस हम डिस्कस करते हैं जहाँ पे ये क्या है, स्मूथ सरफेस है। देखिए स्मूथ सरफेस में फोर्स उतनी ही लगानी है जितनी की फोर्स लग रही है। अगर आप इसको देखो तो ये mg साइन थीटा के साथ लग रही है और ये ऊपर को कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से। तो इस केस में जब पावर कंज्यूम्ड बाय पंप है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी के बराबर है। हमने पहले से देखा हुआ है कि पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी के साथ लिखा जाता है। तो बेटा फोर्स कितनी है इस केस में? इस केस में mg साइन थीटा इंटू डॉट v के साथ फोर्स लिखी जाएगी। अब यहाँ पे मैंने पंप जो मास है वो नहीं दिया हुआ। अगर आपको जो सवाल आएगा उसमें मास की वैल्यू दी गई होगी, एंगल थीटा की वैल्यू दी गई होगी, वेलोसिटी की वैल्यू दी गई होगी। चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एंगल है थीटा 30 डिग्री कर लीजिए, ठीक है। और जो मास ऑफ द ट्रक है वो भी हम कर देते हैं कि 4000 kg है। और यहाँ स्पीड भी कह देते हैं कि ये 2 मीटर पर सेकेंड है। चलिए 3 मीटर्स पर सेकेंड कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, m की वैल्यू देखिए 4000, m की वैल्यू कितनी आ गई 4000, g की वैल्यू 10, साइन थीटा हाफ, वेलोसिटी कितनी 3। बहुत अच्छे। तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपके पास, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया 20,000 इंटू 3, 2 3 का कितना आ गया 6। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 यस, 3 इंटू 2 6। तो आपके पास 60 किलोवाट की जो पावर है वो इस इंजन को लगानी पड़ेगी। अब मैं दूसरा केस देखता हूँ जिसमें ये सरफेस रफ है। चलिए हम रफ का केस देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये इंक्लाइन प्लेन है बच्चों और यही ट्रक इधर को जा रहा है, ठीक, ये ट्रक ऊपर को जा रहा है, तो हम इधर को कैसे लिख सकते हैं? एक तो mg साइन थीटा लिख सकते हैं हम, दूसरा इधर को नीचे को म्यू mg कॉस थीटा हो सकता है। कम से कम इतनी फोर्स ही आगे को लगनी चाहिए ताकि कांस्टेंट स्पीड जनरेट हो सके। तो पावर डेवलप बाई इंजन ऑफ ट्रक, इसमें कितना आ गया, पावर आ गया बेटा फोर्स जो हमें रिक्वायर्ड है इस केस के लिए, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रक। चलिए बात करते हैं फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है। वो रिक्वायर्ड है mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा इंटू स्पीड कितनी v। तो ये वो पावर है जो लग रही है ट्रक के ऊपर जब ट्रक आगे को आगे हम ऊपर को उसको रेस कराते हुए लेके जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे एक और सवाल करते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और हमने कहा कि पार्टिकल सर्कल में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो हमें इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी वगैरह सब कुछ पता करनी है। देखिए अगर u की वैल्यू गिवन हो हमारे पास और मास हमें गिवन हो तो सर्कुलर पाथ में हमें गिवन है, काइनेटिक एनर्जी वगैरह भी पता है। u की वैल्यू आप देखते हो बेटा क्या लिखा गया है, F डॉट dr के साथ लिखा गया है, ठीक है ना। u की वैल्यू तो इसी रंग से लिखी जाएगी, यानी कि आपको जब भी f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बेसिकली वो माइनस ऑफ du बाई dr के साथ आप लिखते हो। अब अगर फोर्स की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो मैं इसको तो लिख ही सकता हूँ बेटा d बाई dr ऑफ कितना 2r का क्यूब। कितना आ गया बेटा, ये आ गया 6r स्क्वायर के बराबर। पर ये फोर्स किसके बराबर है, mv स्क्वायर बाई r के बराबर है क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो आपके पास mv स्क्वायर की वैल्यू 6r क्यूब आ गई, जिसका मतलब है जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है इस केस में जो कि हाफ mv स्क्वायर के बराबर आती है, ये हाफ ऑफ m कितना आ गया, चलिए हम सीधा लिख लेते हैं 6r क्यूब। तो ये कितना आ गया बेटा 3r क्यूब के बराबर आ गई। ये कौन सी एनर्जी आई है, काइनेटिक एनर्जी आई है। अगर हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें इसमें तो टोटल एनर्जी भी आराम से कैलकुलेट हो जाती है, जो किसके बराबर है भैया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है।
जो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2r क्यूब प्लस 3r क्यूब, जो कितना आ गया बेटा 5r क्यूब के साथ लिख सकते हैं। अगली कंडीशन देखते हैं। देखिए पार्टिकल इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स दिस वन, फाइंड करो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी F की वैल्यू दी गई है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए सबसे पहले एक्सप्रेशन बना लेते हैं, और अगर हम चाहें तो फोर्स के लिए भी लिख सकते हैं कि ये mv²/r है भैया, और ये k/r के साथ है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आपको mv² किसके बराबर रह गया, k/r² था, तो एक r खत्म हो गया, ये कितना रह गया, दिस इम्प्लाइज mv² की वैल्यू k/r के बराबर है। तो इस वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो तो हमें साफ साफ मिल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ k/r के बराबर है, और इसको हमेशा ही हमें क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। अच्छा बताइए काइनेटिक एनर्जी को पॉजिटिव क्यों लिखना है? काइनेटिक एनर्जी को पॉजिटिव इसलिए लिखना है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती ही नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी तो आ गई हमारे पास। ठीक है बेटा, अब दूसरा क्या पता करना था, हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करना था। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने क्या किया, FDR का सहारा लिया, और इस यहाँ से हमें इसकी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, जो भी हमारे पास गिवन केस था। तो इसको कैसे लिख सकते थे, -k/r² × dr। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये पहले ही माइनस साइन के साथ था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक बच्चों, तो ये आ गया k r⁻² -2 + 1 -2 + 1, तो कितना आया -k/r। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम कर सकते हैं, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू U + ke कितना आ गया बेटा, U की वैल्यू -k/r है, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर आप देखो तो वो कितनी आ रही है, देखें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, k/2r के बराबर है। तो बेटा ये -k/2r है, जो ये आपके पास टोटल एनर्जी बन जाती है इस पर्टिकुलर केस में। तो आप इसको ब्रीफली आराम से बैठ के एक दो बार जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इनको करो। चलो एक क्वेश्चन और पावर का रह गया है, उसको भी ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें कहा गया कि एक मशीन है वो डिलीवर करती है कांस्टेंट पावर। आप मानिए कि x और t आपस में कैसे रिलेटेड है, तो p की वैल्यू है जो वो कांस्टेंट है। ठीक हो गया जी, पर p तो फोर्स इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है, और फोर्स है जो उसे हम mdv/dt कहते हैं डॉट v। ये मैंने पता कैसे लगा, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं दिया, सीधा ही मुझे वेलोसिटी और x तक पहुंचना होगा। तो इस केस में क्या है बच्चों कि v dv किसके बराबर आ गया, f × dt/m। ये मैंने कैसे डिसाइड किया, देखिए बेटा सिर्फ और सिर्फ पावर का एक्सप्रेशन है। अब पावर का एक्सप्रेशन वर्क डन बाय टाइम से तो कुछ नहीं बनेगा, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि पावर के लिए जो फोर्स और वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन है उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ से एक्सेलरेशन और फिर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्टेंस आ सकता है। चलिए कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि v dv कहाँ से कहाँ तक है, 0 से v तक है, और ये f/m 0 से t तक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, f/m × t कह सकते हैं। तो ये क्या आ गया बेटा, v²/2 f/m × t। सो देयरफॉर v की वैल्यू हमारे पास आ गई, सॉरी ये 2p/m है, f नहीं है बच्चों, ये p है, तो 2p/m t⁻²। ठीक है, तो यहाँ आ गया वेलोसिटी के एक्सप्रेशन। तो v को तो हम बच्चों dx/dt लिख सकते हैं। ये क्या आ गया, एक कांस्टेंट मान लीजिए यहाँ पे, चलो कांस्टेंट भी क्यों मानना है, इसको एज इट इज लिख देते हैं, 2p/m t⁻²। तो आपके पास क्या बना, आपके पास ये बना कि dx की इंटीग्रेशन करके जो x हमारे पास आ सकता है वो 2p/m यहाँ पे एज इट इज रख के t⁻² × dt रख सकते हैं हम। तो ये क्या आ गया, x आ गया, यहाँ पे क्या आया बेटा, 2p/m t⁻³ डिवाइडेड बाई 3/2। तो अगर आप देखें तो x की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t⁻³ आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि वेलोसिटी है जो वो t⁻² है और x है जो वो t⁻³ है। ये दोनों क्वेश्चंस कई बार एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको इसके लिए पूरी तैयारी आपकी होनी चाहिए। ठीक बच्चों,
ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बॉडी का मास दिया हुआ है, फोर्स दी गई है और आपको पावर डेवलप फाइंड आउट करनी है। अब आप पावर डेवलप फाइंड आउट करने के लिए फोर्स इनटू वेलोसिटी चाहिए, उसके लिए मास इनटू एक्सेलरेशन वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ हो सकता है। देखिए कैसे यूज़ होगा। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपके पास पावर है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी आने के लिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो फोर्स तो हमें गिवन है, वेलोसिटी तक कैसे पहुंचेंगे। हमें पता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन है जो वो यहाँ पे 2ti हैट प्लस 3t स्क्वेयर जे हैट है, ठीक है बेटा। मास तो ऑलरेडी 1 kg है, इसको भी हम dv/dt कह सकते हैं भाई। तो 2ti हैट प्लस 3t स्क्वेयर जे हैट लिख सकते हैं। तो आप क्या करो कि dv को इधर इंटीग्रेट करके v के लिए एक्सप्रेशन बना लो और यहाँ पे क्या करो 2t dt i हैट प्लस 3t स्क्वेयर dt जे हैट के साथ लिख लीजिए। तो ये आपके पास क्या बन गया, v के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा 2 इंटू टी स्क्वेयर बाई 2, खत्म हो गया आई हैट, प्लस 3 इंटू टी क्यूब बाई 3 जे हैट। आपके पास v का जो एक्सप्रेशन बना है वो टी स्क्वेयर आई हैट प्लस टी क्यूब जे हैट के साथ आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको पावर पता करनी है जो डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स और वेलोसिटी का। फोर्स कितनी है बेटा 2t आई हैट प्लस 3t स्क्वेयर जे हैट, इसका डॉट प्रोडक्ट करूँ किसके साथ, टी स्क्वेयर आई हैट प्लस टी क्यूब इंटू जे हैट, ठीक है बेटा। ये आ गया। अब आप देख सकते हो 2 इंटू टू, टी इंटू टी कितना आ गया 2t क्यूब आ गया यहाँ पे, और इधर कितना आ गया 3 इंटू टी 5। ये है पावर जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो वेरिएबल है जो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए बेटा जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं एक बार रुक के, अभी फिलहाल जितने मैंने अभी में क्वेश्चंस कराए हैं इनको एक बार पॉज देके सारे क्वेश्चंस को दोबारा करो और फिर हम इससे नेक्स्ट वाला जो केस है उसके ऊपर चलते हैं जिसमें हम इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिशंस की बात करेंगे 1 डायमेंशन के अंदर, ठीक। ओके बेटा, कोलिशंस का केस डिस्कस करने से पहले यहाँ पे 2 और क्वेश्चंस हैं, इनको भी कवर अप कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है पढ़ते हैं। देखिए हमें कहा गया कि पार्टिकल है जिसका मास m है, स्टार्ट करता है रेस्ट से अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ये पार्टिकल है रेस्ट से स्टार्ट करता है, इसकी एक्सेलरेशन भैया कांस्टेंट है, तो v की वैल्यू a इंटू टी आ जाएगी, ठीक है। और इसकी स्पीड एक्वायर कर ली है इसने t के बराबर, तो इसका मतलब ये 4 इसने काइनेटिक एनर्जी जितनी एक्वायर कर ली है वो कितनी है, हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड, और यही इसके ऊपर क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। तो पावर की बात हम क्या लिखते हैं, पावर हमेशा ही वर्क डन पर यूनिट टाइम के साथ लिखा जा सकता है, यानी हाफ mv² जो एनर्जी गेन्ड है डिवाइडेड बाई टाइम। तो सीधी सी बात है, आप हाफ mv² डिवाइडेड बाई टाइम, यही आपके पास पावर डिलीवर्ड है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आना चाहिए, फिर भी चलो आ गया तो लॉटरी लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं। और अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मशीन डिलीवर करती थी कांस्टेंट पावर और हमें फोर्स ऑन द पार्टिकल पूछा गया है। देखिए बेटा फोर्स ऑन द पार्टिकल पता करने के लिए आपको याद होगा पावर इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी के साथ लिखता है। तो हमने जो पावर फाइंड आउट की थी और जो हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की थी, देखिए वेलोसिटी जो फाइंड आउट की थी वो अंडर रूट ऑफ 2p/m इंटू, जहाँ तक मुझे याद है t⁻² था, ये रिजल्ट था जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये कितना आ गया है। तो इससे अगर हम f की वैल्यू कैलकुलेट करें तो p अंडर रूट m बाई 2p और यहाँ पे t⁻² है, t⁻² का मतलब ऊपर चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा p, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट m, यहाँ क्या आ जाएगा t⁻² है, तो इसका मतलब ये अंडर रूट ऑफ 2p t अंडर रूट आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये अंडर रूट p यहाँ रह गया और यहाँ पे क्या रह गया अंडर रूट ऑफ 2
अच्छा, यहाँ पे p की वैल्यू k की टर्म्स में दी गई है ना, तो हम इसको p को k लिख देते हैं, चलिए बाद में लिख देंगे वो तो। ये m आ गया, ठीक है जी, और यहाँ पे क्या आ गया 2t। तो ये कितना बना, ये बना अंडर रूट ऑफ km/2t, जिसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ mk/2t⁻²। तो कौन सा आंसर आ रहा है हमारे पास, ए इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ से हमें पता लग जाता है। ठीक है, चलिए कोलिशंस का केस शुरू करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस पे कोलिशंस में ये बात कहेंगे कि कोई भी दो पार्टिकल्स वन डायमेंशन में मूव कर रहे थे, जैसे हम कहें कि पार्टिकल्स पहले वन डायमेंशन में कैसे मूव करते हैं। देखिए, अगर ओरिजिनली पार्टिकल्स इस लाइन के ऊपर मूव कर रहे हैं, जिसमें हम मानेंगे कि जो पहला वाला पार्टिकल है m1 जो u1 स्पीड के साथ आ रहा है, वो इस पार्टिकल को आके स्ट्राइक करने वाला है जो किससे जा रहा है, u2 स्पीड के साथ। ये यहाँ पे आके क्या हो गया, इनका कोलिशन हो गया, ये कोलिशन हो गया। तो कोलिशन के बाद जो पहला पार्टिकल है उसकी डेफिनेटली स्पीड बदलेगी, कम हो जाएगी, और जो दूसरे वाला पार्टिकल, आगे वाला पार्टिकल है, उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी और उसको हम v2 कह सकते हैं। ठीक बच्चों, तो दोनों की स्पीड बदल गई है आफ्टर द कोलिशन। देखिए, कोलिशन इन वन डायमेंशन में हमें जो सेकंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है की रेशो विद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के साथ। ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ सेपरेशन, इसको हमें किसके साथ देखना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के साथ। ठीक है बेटा, ये है कहानी। अब आप कहोगे कि सर इसमें हम कोलिशंस को कैसे बांटते हैं, तो हमें पता है कि शुरू से इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कोलिशंस हैं। देखिए, इलास्टिक कोलिशंस वो हैं जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, एंड टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड है। और इन सब के अलावा हम कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 के बराबर। अगर कभी भी कोलिशन इलास्टिक कोलिशन है तो उसमें मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी सब कुछ कंजर्व्ड होगा। और मैं बता दूं कि मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व्ड है। ठीक है बच्चों, जबकि नॉन इलास्टिक कोलिशन में हमारे पास मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन तो यूनिवर्सल लॉ है भाई, मोमेंटम कंजर्वेशन एग्जिस्ट करता है इस केस में। बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा ही लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि नॉट कंजर्व्ड है, तो लॉस हो रहा है ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी लॉस होगा तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व नहीं है। ठीक है जी, ये भी कंजर्व नहीं है। और एक चीज़, इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो लाई करता है 0 से लेके 1 के बीच में। और अगर मैं मान लूं कि बॉडी स्टिक कर गई आफ्टर कोलिशन, यानी कई बार ऐसा होगा कि जो एक बॉडी आके कोलाइड करने वाली है वो सामने वाली बॉडी के साथ स्ट्राइक की और इकट्ठी चलने लग गई। अगर बॉडी कोलाइड कर गई, स्टिक कर गई, तो उन्होंने एक कॉमन वेलोसिटी ले लेनी है और उस केस में ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये कोलिशन कौन सा है, इसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं। तो ये बात तो समझ आ गई बच्चों को कि जो इलास्टिक कोलिशन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, जबकि इन इलास्टिक में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आपके पास मैंने 3 केसेस यहाँ पे दिए हैं, 1, 2 और 3। और मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ कि आपके पास
जो गिवन केस है, जो गिवन कोई भी केस है, उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की न्यूमेरिकल वैल्यू आती कितनी है। देखिए इन सभी केसेस में मैंने सभी जो वेलोसिटीज़ हैं वो एक ही डायरेक्शन में रखी हैं, तो आप वेक्टर साइंस को ड्रॉप कर सकते हो। तो v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2 करेंगे, u1 माइनस u2। तो आपके पास पहला पार्टिकल कौन सा है, ये, और सेकंड पार्टिकल ये, पहला पार्टिकल ये और सेकंड पार्टिकल ये। देखिए सेकंड पार्टिकल में जो वेलोसिटी है वो 3 है, यहाँ पे 1 है। पहले में क्या है, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी 4 है और इधर माइनस कितना है, 2 है। तो ये 2/2 बन जाएगा बेटा, ये तो 1 आ गया। तो E की वैल्यू 1 है, तो कोलिजन कैसा है भैया, कोलिजन तो है इलास्टिक। यानी ये वाला जो गिवन केस है ए नंबर वाला, वो इलास्टिक कोलिजन का केस है। गौर कीजिए मैंने इसमें मासेस की वैल्यू नहीं दी, ऐसे सवालों में मास गिवन नहीं होता है। चलिए अगला वाला केस करते हैं। E2 की वैल्यू यहाँ पे फिर वही बात कि ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है। तो फाइनल वेलोसिटी है जो 2 की वो 4 है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3, जबकि वहाँ पे इनिशियल 5 है और बाद में कितनी है, 2। तो ये कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो E की वैल्यू अगर आप देखो 0 से लेके 1 के बीच में है, तो ये कौन सा कोलिजन है भैया, ये आपका इन इलास्टिक कोलिजन है। तो आगे से फिर हम शुरू कर लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक। तो यहाँ पे आपको E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कितना आ गया, 3 - 2, और यहाँ पे वैल्यू है 3 - 1, तो ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो ये भी कैसा है भैया, इन इलास्टिक कोलिजन। तो बहुत सिंपल सा सवाल है कि आपको इन इलास्टिक और इलास्टिक चेक करना हो तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। कई बार कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिया होता है और आपको किसी की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिजल्ट ओनली। चलिए अब हम बात करते हैं डिटेल में कि आपके पास एक मास है m1, वो इधर को मूव करता हुआ आ रहा है u1 से। u1 की वैल्यू u2 से ज़्यादा है, यानी कि इससे आगे भी एक मास है m2 जो स्पीड u2 से मूव करता हुआ जा रहा है। ये दोनों मासेस यहाँ आके कोलाइड करते हैं, मैं छोटा बना रहा हूँ इसको, कोलाइड कर लेते हैं और उसके बाद 1 और 2, और उसके बाद जो 1 मास है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और वो कहता है कि v1 हो गई है, और ये वेलोसिटी m2 हो जाती है जिसको मैं v2 लिख सकता हूँ। इनको वेक्टर साइंस के साथ भी आप लिख सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसमें जो मेन कंसिडरेशन है वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगी, और कौन सा कोलिजन है, ये इलास्टिक कोलिजन है। इसलिए सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि मोमेंटम है जो भैया वो तो कंजर्व्ड है ही। अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो आपकी सीधी सी बात हो जाएगी कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर होना चाहिए किसके, m1v1 प्लस m2v2 के। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1 की कहानी। इसके बाद हम सीधी सी बात एक और कर सकते हैं कि मोमेंटम के अलावा हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो ओरिजिनल एनर्जी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी आ गई बेटा पहले सिस्टम की। कोलिजन के बाद जो एनर्जी है वो कितनी है, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ये आ गया आपके पास सेकंड रिजल्ट। अब आपने +1 के अंदर जो डेरिवेशन की थी उससे जो फाइनल रिजल्ट आता है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए बेटा v1 जब हम लिखते हैं तो फर्स्ट से शुरू करते हैं m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2 टाइम्स m2u2 ओवर m1 प्लस m2। और अगर आप देखिए v2 लिखते हैं तो आपको कहाँ से शुरू करना होगा, सब्ट्रैक्शन वाली टर्म 2 से शुरू होगी, ठीक है, और इसके साथ 2 वाला वेक्टर ही आएगा u2 प्लस 2 m1 u1, ठीक बच्चों, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ध्यान रखें कि इन दोनों केसेस को सॉल्व करते हुए हम हमेशा इस केस पे पहुंचते हैं कि ये E2 की वैल्यू u1 माइनस u2 के साथ लिखा जा सकता है, और इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये स्टार रिलेशन है। देखिए फर्स्ट सेकंड और ये
हमें क्या करना होता है कि यहाँ से u1 की वैल्यू, अब आप यहाँ पे m1 u1 m2 u2 ये वेक्टर साइंस को ड्रॉप कर दोगे सबसे पहले, ठीक है ना। फिर आप क्या करोगे कि इन यहाँ से m1 वाली टर्म से एक साइड, v1 वाली m2 वाली टर्म से एक साइड पे ले जाके यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन नीचे वाली इक्वेशन दोनों में करके डिवाइड करके आपके पास E आ जाएगा। और E से आप अगर इलास्टिक कोलिशन की बात कर रहे हैं तो E की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रिजल्ट इस ढंग से आपको ऑब्टेन होगा। और वहाँ से आप u1 या u2 v1 या v2 की वैल्यू जब दोबारा से इसमें पुट करेंगे तो आपको ये रिलेशंस बन जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी स्पेशल केसेस आते हैं। देखिए अगर दोनों मासेस सेम हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉल ने आके दूसरी बॉल के साथ कोलाइड किया है। तो उस केस में अगर आप गौर करो तो v1 की वैल्यू है जो, ठीक है बेटा, तो वो बन जाएगी क्या, u2 के बराबर, और v2 है जो वो बन जाएगी किसके बराबर, u1 के बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि वेलोसिटीज हैं जो एक्सचेंज कर गई हैं आफ्टर कोलिशन। कोलिशन के बाद जो वेलोसिटीज हैं बच्चों वो एक्सचेंज कर जाती हैं। अगर आप सोचो कि एक ट्रक ने आके एक बॉल के साथ स्ट्राइक किया है तो आप समझ सकते हो कि जो ट्रक की वेलोसिटी है वो तो बिल्कुल कोई चेंज नहीं होने वाला, पर जो बॉल है अगर आप देखो तो वो डबल टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ ट्रक वो मूव करना शुरू कर देगी। और अगर आप सोचो कि एक बॉल को आपने हिट किया किसी रेलवे इंजन के साथ तो आप देखोगे कि जो बॉल है वो तो एग्जैक्टली रिबाउंड कर जाएगी, जबकि जो रेलवे इंजन है वो प्रैक्टिकली रेस्ट के ऊपर ही रहेगा। खैर इनमें से कोई सवाल नहीं आपको करने वाला जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें। हमें इससे आगे जो कहानी है उसके बारे में सोचना चाहिए। वो ये कहानी है कि अगर m2 रेस्ट के ऊपर है तो m2 रेस्ट के ऊपर है तो इसका मतलब v1 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बन गई m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू u1, ठीक। और v2 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू बन गई यहाँ पे वो बन गई आपके पास 2 m1 u1 ओवर m1 प्लस m2 एज इट इज। यानी जो बॉडी ने आके कोलाइड करना है, अगर मैं कह दूं कि सेकंड बॉडी एट रेस्ट है तो फर्स्ट बॉडी की जो u1 स्पीड है उससे जो फाइनल स्पीड बन जाएगी वो ये बन जाएगी, और सेकंड बॉडी भी इस स्पीड के साथ आगे चलना शुरू कर देगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी लॉस्ट है, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो गेन हुई है बाई सेकेंड, या पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय फर्स्ट, भाई आप देखो ना कि जो टोटल फर्स्ट पार्टिकल है पहले तो वही मूव कर रहा था तो उसने अपना कुछ हिस्सा एनर्जी का उसको ट्रांसफर कर दिया। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि कितना हिस्सा उसका ट्रांसफर हो गया, तो वो है कि जो हिस्सा ट्रांसफर हुआ है m2 u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी टोटल। तो आप कहोगे कि सर ये तो हाफ m2 v2 का होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये सेकंड जो उसने एनर्जी गेन की है वो 2 से लिखेंगे और यहाँ पे हाफ m1 u1 स्क्वायर के साथ लिखा जाएगा। तो जो फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी गेन्ड या लॉस्ट है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे m2 v2 की वैल्यू देखो कितनी है बेटा, 2m1 u1 ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें नीचे डिवाइड किससे करेंगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया देखो, चेक करो। आपके पास यहाँ पे बना बेटा हाफ m1 u1 स्क्वायर, तो आप लिख लो पहले कि हाफ m2 4 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ m1 u1 स्क्वायर, और साथ में क्या है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अगर आप देखो तो हाफ हाफ से कैंसिल हो गया, ये एक m1 इस m1 से ख़त्म हो गया, ये u1 स्क्वायर इस u1 स्क्वायर से ख़त्म हो गया। जो हमारे पास वैल्यू रह गई वो आ गई हाफ 4m1 m2 ओवर
m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना ये जो फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड है इसके ऊपर बहुत बार सवाल बनता है, तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए 4m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 का क्या बच्चों होल स्क्वायर। ये है हमारे पास फ्रैक्शन जो काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्टिकल ने बच्चों गेन कर ली है। तो बहुत अच्छे, इससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय सेकंड हमें पता लग गया। तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन है m जो जाके ड्यूट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है, ये u स्पीड से आ रहा है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये न्यूट्रॉन है। यही क्वेश्चन है जो बार बार आता है, मैं उसी को पिक कर रहा हूँ। और मैंने कहा कि ये ड्यूट्रॉन के साथ जाके स्ट्राइक करता है जिसका मास 2m है, ये एट रेस्ट है। तो हमसे कहा जाता है कि फाइंड करो परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड। तो मैं इसमें सॉल्यूशन में सीधी सी बात लिखता हूँ कि देखो भाई ऐसा है कि जो फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड है वो 4m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है। आपको डायरेक्टली ही याद रखना है, आपको सॉल्व नहीं करना वहाँ पे। 4 इंटू 2 इंटू 1 ओवर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका मास m है और इसका मास उससे डबल है। तो कितना रह गया बेटा 8/9। तो अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे भाई? वो करेंगे कि 8/9 इंटू 100 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 800/9 आ जाएगा। 9 8 जा 72, 72 का मतलब 9 8 जा 72 तो 8 आ गया, 80 आ गया, फिर से 88.8%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 89% के आसपास जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस्ट हो गई है या काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द सेकंड पार्टिकल हो गई है। तो सेकंड पार्टिकल एकदम से ज़्यादा चला जाएगा और जिसने आके कोलाइड किया है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो एटॉमिक रिएक्टर में भी यही होता है कि जो न्यूट्रॉन्स आके हैवी वाटर के साथ स्ट्राइक करते हैं तो उनकी एकदम से वो स्लो डाउन हो जाते हैं। तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिशन की इन वन डायमेंशन। देखिए ये m1 पार्टिकल है, ये u1 स्पीड से आया, ये m2 पार्टिकल है, ये u2 स्पीड से गया। ठीक है, ये u2 स्पीड से आ रहा है और यहाँ पे इनका कोलिशन हो गया। कोलिशन होने के बाद जो पहला पार्टिकल है m1 वो v1 स्पीड से चला गया और m2 है जो वो किससे चला गया बेटा, वो v2 स्पीड से चला गया। यहाँ मैंने माना है कि जो E की वैल्यू है वो v2 माइनस v1 है और u1 माइनस u2 है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो v2 पता करने के लिए आपको E इंटू u1 माइनस u2 प्लस v1 करना पड़ेगा, जिसको आप मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन में पुट करोगे। देखिए मैं इसमें ज़्यादा कहानी नहीं आपको सुनाऊंगा, आपको सीधा सा याद करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे वहाँ पे हमने m1 माइनस m2 किया था, यहाँ पे E टाइम्स m2 कर दोगे आप। ठीक है, वहाँ पे आपने 2 टाइम्स लिखा था, यहाँ 1 प्लस E टाइम्स कर दोगे आप। कौन सा रिजल्ट था बेटा, 2 टाइम्स था, वहाँ पे 2 की जगह हमने 1 प्लस E कर दिया। तो इसके बाद m1 ये u1 से साथ था, ये m2 u2 के साथ है। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, अगर आप v2 पता करना चाहते हो तो 2 से शुरू कर लो भैया, m2 माइनस E टाइम्स m1 इंटू u2 प्लस 2 टाइम्स 2 नहीं सॉरी यहाँ पे 1 प्लस E लिखा जाएगा इंटू m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप यूँ समझ लो कि इलास्टिक कोलिशन बनाने के लिए E को 1 होना चाहिए, तो वहाँ पे 2m1 u1 आ जाता था 2 के लिए, और 1 के लिए 2 टाइम्स m2 u2 आ जाता था। अगर मैं मान लूँ कि दोनों मासेस सेम टू सेम हैं, जैसे मैं कहूँ कि ये मास आके m u स्पीड से आके इस मास के साथ कोलाइड कर गया जो रेस्ट के ऊपर है, और कोलिशन कैसा है, इन इलास्टिक है भैया। यहाँ पे मैंने कह दिया कि ये कैसा कोलिशन है भाई, ये इन इलास्टिक है। तो उस केस में आप देखिए
जो V1 की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलती है, पहली बात तो दोनों मासेस सेम हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए सेकंड बॉडी हमने कहा है कि रेस्ट के ऊपर है, तो उस केस में फर्स्ट केस में आपके पास m बाहर आ गया, 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 2m आ गया, तो बेटा m से m कैंसिल हो गया, तो V1 की वैल्यू 1 माइनस ई बाई 2 आ गया। यानी जो फर्स्ट पार्टिकल है वो हिट होने के बाद उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होने वाली है, ठीक है, वो हमें पता ही है कि कम हो जाएगी। और जो V2 पार्टिकल है उसके लिए यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस ई इंटू एम इंटू U1 2m। देखिए इस रिज़ल्ट को हमने सॉल्व कर लिया और ये क्या आ गया, 1 प्लस ई बाई 2। मैं चाहूँगा कि आगे से आप ये वाला रिज़ल्ट हमेशा याद रखें, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड हमें कई क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए हमारे पास पहला सवाल यहाँ पे बनता है और हम देखते हैं कि हमें क्या कहा गया कि बॉडी को h0 हाइट से हमने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है बेटा। जब वो h0 हाइट से ड्रॉप करके इधर हिट करने वाली है तो u1 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2g h0 के बराबर होने वाली है, जबकि ये जो ग्राउंड है जिसके साथ उसने आके स्ट्राइक किया है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। अब सेकंड फिगर में हमने बनाया कि ये पार्टिकल ऊपर को जा रहा है और जाते 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 ये इस पॉइंट तक आके रुक गया, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि ये रुक गया है तो इसका मतलब इसकी जो फाइनल स्पीड है वो 0 हो चुकी है, जबकि u2 की वैल्यू मैंने कितनी लिखी है बच्चों, अंडर रूट 2g h1 कर सकते हो आप। और ये v2 है जो ये 0 है, और ये जो ये जो मैं दोबारा लिख देता हूँ, पहला पार्टिकल आया हिट किया, उसने पहले पार्टिकल ने रिवर्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी ली, 2g h1, और ये पार्टिकल जो हमारे पास सेकंड पार्टिकल था ग्राउंड का वो अभी भी 0 ही है। तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखूं बेटा तो इसमें मुझे लिखना होगा v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2। डायरेक्शन साइन के साथ लगाते हैं। चलिए e की वैल्यू मुझे पता नहीं है, v2 की वैल्यू न्यूमेरिकल 0 दी गई है, और v1 ऊपर को है तो मैंने पॉजिटिव मान लिया, अंडर रूट ऑफ 2g h1 इसके साथ लिख दिया। u1 नेगेटिव है, नीचे को दिया गया है, माइनस 2g h0 लिख दिया, ठीक है बेटा। इसमें से माइनस कर दिया क्या, u2 जो कि 0 है। तो अगर माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाए तो ये बच जाएगा h1 बाई h2। तो देयरफॉर जो h1 की वैल्यू है h1 की वैल्यू e स्क्वायर टाइम्स h0 आ गया। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ e पता होना चाहिए, हम आसानी से h1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक बॉडी है कोलाइड कर रही है एक हाइट से, हाइट है हमारे पास 10 मीटर्स और e की वैल्यू है हाफ, तो हमसे क्वेश्चन ये किया गया है कि टू व्हाट हाइट इट रीबाउंड, वो वापस कितनी हाइट तक चली जाएगी। तो मैंने कहना है कि भैया वो वापस जिस हाइट तक जाएगी वो e स्क्वायर इंटू h0 के बराबर है। e की वैल्यू कितनी है 1/4 इंटू h0 कितना है 10, यानी कि कितना आ गया 2.5 मीटर की हाइट तक ये बॉडी जा सकती है। एक पॉइंट में और इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ, ये मान के चलो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आता है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर बॉडी को एक हाइट से थ्रो किया गया है तो आफ्टर nth कोलिशन वो कितनी हाइट पे होगी। तो मैं बता दूं इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला कि e रेज़ टू पावर 2m इंटू h0। m कोलिशंस के बाद वो इतने हाइट के ऊपर हो गया। आप जैसे जैसे देखिए फर्स्ट कोलिशन की बात करेंगे तो e स्क्वायर h0 आ जाएगा, 2 कोलिशंस की बात करेंगे तो e रेज़ टू पावर 4 h0 आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। तो हम ये भी मानते हैं कि बॉडी जो h हाइट से नीचे गिरी वो फिर स्ट्राइक करने के बाद फिर ऐसे आएगी, फिर उसके बाद ऐसे गिरेगी। देखिए बार बार मैं करता जाऊँ तो वो किसी ना किसी स्टेज पे जाके एट रेस्ट आ जाएगी, ठीक है। उससे पहले मैं पूछ लूँ आपसे कि डिस्टेंस मूव्ड कितना है। तो आप कहोगे 1 प्लस ई स्क्वायर
1 माइनस ई स्क्वेयर इंटू एच नॉट। दिस इज द टोटल डिस्टेंस मूव बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। दूसरा आपको टाइम के लिए पूछा जा सकता है, टाइम टेकन बिफोर इट कम टू रेस्ट, कितना टाइम लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो ओरिजिनल हाइट है 2h0/g उसको लिख लो 1 प्लस ई 1 माइनस ई। दिस इज द रिलेशनशिप। आपको ये रिलेशनशिप्स याद रखने हैं तीनों। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो वहाँ पे हम डिराइव नहीं करने वाले, कुछ सेट रूल्स होते हैं जिनको हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो ये बेटा वो केसेस हैं जिनको आप याद करके सीधे के सीधे आंसर्स लिख सकते हो। चलिए मैं आगे चलता हूँ। मुझे यहाँ पे एक सवाल दिया गया है जिसमें कहा है कि वॉल है जो मूव करती हुई आ रही है। वॉल का मतलब एक इनफाइनाइट मास का पार्टिकल है जिसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होने वाली आफ्टर द कोलिशन। बट मोटा मोटा ये समझ लो। अब उसके बाद की कहानी शुरू करते हैं। हमें कहा गया कि भैया इस यहाँ से आके ये बॉल है, इसको हिट करेगी, वापस आ जाएगी, मासेस भी मुझे गिवन नहीं है, तो मुझसे सीधी सी बात पूछी गई है कि इलास्टिक कोलिशन में इसकी स्पीड क्या होगी और इन इलास्टिक में क्या होगी। देखिए बेटा, अगर मैं सही कहूँ तो फर्स्ट केस में जो कि ए केस है उसमें मैंने कहा कि ई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और 1 का मतलब है ये v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी। ये 1 की वैल्यू v2 कितना है, ये फर्स्ट पार्टिकल है भैया, ये सेकंड पार्टिकल है। देखिए सेकंड पार्टिकल की जो फाइनल स्पीड है और इनिशियल स्पीड उसमें कोई फर्क नहीं है, -3i हैट ही रहेगा। जो पहला पार्टिकल है उसकी स्पीड हमें पता करनी है, इसलिए उसके ऊपर सवाल रखा गया है। u1 की वैल्यू 5i हैट के बराबर है बच्चों, और आपके पास यहाँ पे u2 की वैल्यू -3i हैट के बराबर है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 8i हैट की न्यूमेरिकल वैल्यू -3i हैट माइनस v1 के बराबर है। तो देयरफॉर v1 की वैल्यू है जो वो 11i हैट के बराबर है, जो कि इधर जाके आ जाएगा। यानी कि जो v1 की वैल्यू है, एक मिनट चेक कर लेते हैं कि जो v1 की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए। v1 उधर जाके आएगा तो इसका मतलब ये -11i हैट है, तो इसका मतलब पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा विद 11 मीटर्स पर सेकेंड। ये कौन सा केस है जहाँ पे वो प्योर इलास्टिक कोलिशन है। अगर मैं बी केस की बात करूँ जहाँ पे वो क्या है, इन इलास्टिक कोलिशन है। अगर हम बेटा इन इलास्टिक कोलिशन पिक कर लेते हैं तो हमें पता लगा कि कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना है, हाफ है, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ v2 माइनस v1, और यहाँ पे क्या आ सकता है u1 माइनस u2 के साथ लिखा जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब आप देख के बताइए कि जो v2 की न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ रही है। v2 तो देखिए मैंने पहले ही कहा कि उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा, वो तो लेफ्ट की तरफ ही आता रहेगा -3i हैट के साथ। जबकि v1 है जो उसको मुझे फाइंड आउट करना है, इसलिए उसके ऊपर कोई साइन कन्वेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। u1 की वैल्यू हमें पता है 5i हैट है, और उसमें से माइनस कर देंगे किसको, -3i हैट को। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें यहाँ पे आ गया 8i हैट इज इक्वल्स टू -6i हैट -2v1। ठीक है बेटा, ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 14i हैट इज इक्वल्स टू 2v1 नेगेटिव साइन के साथ। तो v1 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो -14/2i हैट आ गया, इसमें -7i हैट लिखा जा सकता है। यानी पार्टिकल स्ट्राइक होने के बाद वापस आएगा 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, अगर कोलिशन कैसा है, इन इलास्टिक कोलिशन। चलिए हमें एक और सवाल यहाँ पे दिया गया है। देखिए हमारे पास जो गिवन टाइम है उसके अंदर बेटा जितना मैक्सिमम मैं डिस्कस कर सकता हूँ उसकी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास कोलिशंस के ऊपर मैं लास्ट क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ ये वाले। ठीक है, इसके बाद फिर हम कुछ और एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट है वर्क पर एनर्जी के अंदर थोड़ी बहुत वो करेंगे और इस लेक्चर को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे क्या कहा गया कि एक बॉल है जिसका मास m है, वो हेड ऑन कोलाइड करती है दूसरे मास के साथ जो कि सेम टू सेम है। ठीक है बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 3/4 रह जाती है ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड
देयरफॉर इन इलास्टिक कोलिशन है और मासेस क्या हैं, सेम टू सेम है। मुझे याद आ गया कि इन इलास्टिक कोलिशन में मैंने V1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी। आपको मैं यहाँ पे वापस ले चलता हूँ उसी पेज के ऊपर जहाँ पे मैंने V1 की वैल्यू आपके लिए लिखी थी। देखिए ये वाला वो पेज था जहाँ पे हमने V1 की वैल्यू 1 माइनस E/2 इंटू U2 था और V2 की वैल्यू 1 प्लस E/2 इंटू U1 था। ठीक है, ये भी बेटा U1 था, सॉरी यहाँ पे ठीक कर लो, ये U1 था, U2 नहीं था। तो मैं इसी पे वापस आ जाता हूँ और कहानी आपको आगे की बताते हैं। तो हमारे पास V1 के लिए क्या लिखा गया था, 1 माइनस E/2 इंटू U1 और V2 के लिए क्या लिखा गया था, 1 प्लस E/2 इंटू U1। ठीक है, ये रिजल्ट्स थे बेटा V1 और V2 के। काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं है। तो हमें कहा गया कि जो भैया जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है E फाइनल, वो है किसके बराबर, वो है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। पर वो है लिखी किसके बराबर गई है, वो लिखी गई है 3/4 ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ m1 u1 स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे हाफ m1 v1 की वैल्यू कितनी बेटा, 1 माइनस e का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू U1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ m2 1 प्लस e का होल स्क्वायर U1 स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ हाफ m1 U1 स्क्वायर। देखिए बेटा इसमें साफ कहा गया था पहले से कि m1 और m2 बराबर होंगे, तो हाफ m1 U1 स्क्वायर हाफ m2 U1 स्क्वायर हाफ m1 U1 स्क्वायर सब कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, ये देखिए ये 4 और ये वाला 4 भी आपस में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा 1 माइनस ई का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई का होल स्क्वायर किसके बराबर है भाई, 3 के बराबर है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, फिर भी हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e इक्वल टू 3। देखिए ये दो आपस में कैंसिल हो गए जो मैं आपको कह रहा था। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं 2 प्लस 2e स्क्वायर किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो e स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है, तो e की वैल्यू 1/√2 के बराबर है। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया, 1/√2 आ गया, जो हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा आगे तक लेके जा सकते हो, मेरे पास जगह है, मैंने ध्यान नहीं दिया इधर। तो हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2 प्लस 2e स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब 2e स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गया, तो e की वैल्यू 1/√2 आ गया। तो ये हमारे पास सॉल्व होके आंसर ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है बेटा, अगर बाई चांस कहीं ऐसा आ जाए कि जहाँ पे कोलिजन आपको इंक्लाइंड हिट किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हम E लिखते हैं ये V2 नॉर्मल माइनस V1 नॉर्मल डिवाइडेड बाय U1 नॉर्मल माइनस U2 नॉर्मल के साथ लिखा जाता है, यानी कि इस डायरेक्शन में लिखा जाता है। जो अलोंग द कंपोनेंट है वेलोसिटीज उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इस केस में अगर मैं कहूँ आपको, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये पार्टिकल है फर्स्ट का इनिशियल लेवल, जो हम कह रहे हैं कि यहाँ से आके वो स्ट्राइक करता है। ठीक है बेटा, जब इधर को आके स्ट्राइक करता है तो उसके कंपोनेंट्स कैसे होते हैं वो देखिए। ये आपको U1 नज़र आ रहा है, इधर को कंपोनेंट कितना आ गया U1 का, ये एंगल क्या है, थीटा है भाई, ये एंगल थीटा है। ये U1 का क्या आ गया, साइन थीटा, और ये क्या आ गया U1 का कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा, जो राउंडवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है बेटा, जब यहाँ से पार्टिकल इधर को गया तो इसका इधर को एंगल क्या था बच्चों, ये अल्फा था,
तो ये v आ गया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये v1 आ गया। तो v1 की न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास कितनी आई है बेटा, यहाँ पे v1 का cos अल्फ़ा आ गया और यहाँ पे v1 का क्या आ गया, sin अल्फ़ा। तो अगर मेरे को ये समझ आता है इसमें कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं करता, इसका मतलब u1 sin थीटा है जो वो v1 sin अल्फ़ा के बराबर रहेगा। ठीक है बेटा, एक तो ये बात समझ आ गई मुझे। और दूसरी बात जो मुझे समझ आती है वो ये कि E की जब न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे सॉल्व करनी है तो 2 का नॉर्मल कंपोनेंट, देखिए 2 तो ऑलरेडी रेस्ट पे है तो 0 आ जाएगा। 1 का नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पे जो सॉल्व होके आ रहा है वो आ रहा है कि जे हेड डायरेक्शन के अंदर, जैसे मैं मान लूँ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है u cos v1 का, ओके, ये जो फाइनल वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट हमें लिखना है। तो ये आ गया ऊपर वाले डायरेक्शन में है माइनस v1 का cos अल्फ़ा और यहाँ पे u1 है जो प्लस u1 का cos थीटा माइनस 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि v1 cos अल्फ़ा यहाँ पे किसके बराबर है, e टाइम्स u1 cos थीटा के बराबर। अब आप देखिए, आपको फाइनल वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो आपको v1 sin अल्फ़ा v1 cos अल्फ़ा दोनों गिवन है, आप स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपको ई के साथ और अल्फ़ा और थीटा का आपस में रिलेशन भी मिल जाएगा। नहीं आएगा ये क्वेश्चन, जस्ट मैंने एक बार कराई है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा क्वेश्चन आ ही जाए, कोई ऐसी बात ही हो जाए कि वहाँ पे हमें ये सवाल आ जाए तो एटलीस्ट हम ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो उसको सॉल्व कर पाएंगे। मैक्सिमम चांसेस यही हैं, यानी कि हम टॉप 1% ऑफ द स्टूडेंट या 0.00001% ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये मेडिकल एंट्रेंस में ये क्वेश्चन किया होगा। हाँ, नॉन मेडिकल में हम इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में कराते हैं 2 ईयर में, तो उसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास केस है बैलिस्टिक पेंडुलम का। बैलिस्टिक पेंडुलम क्या है बेटा कि एक मास है बुलेट, वो आके इसको हिट करता है, इसी के अंदर एम्बेड हो जाता है और ये दोनों पार्टिकल्स आगे को रेस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझ होना चाहिए कि ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, हमें मोमेंटम को कंजर्व कराना होता है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन द प्रेजेंट केस। तो हम कह सकते हैं कि mu प्लस 0 है जो वो किसके बराबर है, m प्लस स्मॉल m इंटू v कॉमन। ये सारा का सारा सिस्टम यहाँ से एक कॉमन वेलोसिटी लेके आगे को बढ़ेगा। ठीक है जी, तो v कॉमन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बेटा। बहुत से सवाल आपको इसके ऊपर बेस्ड मिलेंगे, मैं जस्ट एक जनरल थ्योरी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि कॉमन वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक तो सबसे पहले कॉमन वेलोसिटी आ गई, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भैया इसमें गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो आप कह सकते हो कि देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी इंटू हाइट गेंड के बराबर है। अब आप कहोगे सर गेन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर हम हाइट गेंड की बात करें तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम इस ढंग से लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप दोनों में से कोई भी रिजल्ट यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आपके पास आएगा स्मॉल m प्लस स्मॉल m इंटू वी कॉमन का होल स्क्वायर। देखिए, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, v कॉमन को लेके बात हो सकती है। अगर आप v कॉमन स्क्वायर को लेके यहाँ पे लिखना चाहो तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो ये कितना रह गया 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगी आपके पास। हमारे पास आ गया v कॉमन का होल स्क्वायर है जो वो 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी लिखा जा सकता है, या आपके पास vc का होल स्क्वायर 2g हाइट गेंड भी लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, आपकी मर्जी है, आप यहाँ से कुछ भी पुट कर सकते हो। vc की वैल्यू अगर मुझे देखनी हो यहाँ पे 2gl 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट इधर आ जाएगा। vc स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं कहूँ, vc की वैल्यू 2g हाइट
गेन के लिए रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, इन दोनों को ही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और वी सी की वैल्यू यहाँ पुट करके आप एंगल वगैरह के बारे में जो कुछ भी पूछा गया है वो बता सकते हो। तो इसी फॉर्मूलाज के ऊपर ही बेस्ड आपको सवाल मिल सकते हैं जो PYQs में हो सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हमें कहा गया कि एक बॉब है पेंडुलम का, इसको हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन से यहाँ से रिलीज कर दिया है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। इसकी लेंथ है जो वो हमें दी हुई है 2 मीटर्स के बराबर। हमें कहा गया कि जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये धीरे धीरे करके इधर ग्राउंड तक पहुँचेगा। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया ये। तो हमें पूछा गया कि किस स्पीड के साथ ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे एब्जॉर्ब करेगा। अगर मैं कहूँ तो इसका लॉस हुआ है किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, और वहीं से इसका गेन हुआ है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। पर उन्होंने कहा कि जो 10% एनर्जी है वो किस में डिसिपेट हो गई है, एयर रेजिस्टेंस में, यानी 90% ऑफ द एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई है। तो मैं कह सकता हूँ mgh के साथ ये गेन हुआ है क्या, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9/10 ऑफ m की वैल्यू एज इट इज़ लगा लो, g की वैल्यू 10 लगा लो, हाइट की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी गई है 2 मीटर्स के बराबर, तो यहाँ पे भी m इंटू वी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या बना। ये मास से ये वाला मास कैंसिल हो गया। ठीक है, ये वाले 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, वी स्क्वायर की वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बच गया, जो कि बेटा आपके पास v की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 2 3 6 मीटर पर सेकंड आ गई, जिसका मतलब हमारे पास B इज़ द करेक्ट आंसर। ये ऑलरेडी AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमने उसको पिक कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है कि हमें एक मीटर स्टिक है जिसको पिवट किया गया है एट टॉप। ठीक है, अब इसका कहानी का मतलब ये है कि हमारे पास एक मीटर स्टिक है जिसको यहाँ पे हमने इस पॉइंट से फिक्स कर रखा है। इसको डिस्प्लेस कर दिया हमने कितने एंगल के ऊपर, हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया इतने एंगल के ऊपर। कितना एंगल है ये, 60 डिग्री। पर ध्यान रखना कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे है। अगर हम इसकी हाइट यहाँ पे h मानते हैं, जो कि हम मान लेते हैं ऐसे केसेस में कि ये L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, जैसा कि सर्कुलर मोशन में हम हमेशा बताते हैं। तो ये वाली जो हाइट होगी ये कितनी होगी, h/2 होगी। तो आप ध्यान रखें, जो इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, जो इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है इस केस में, वो किसके बराबर आती है, वो आती है mg h/2, या इसको लिख सकते हैं mg L/2 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब आप देखिए कि इसमें कितने एंगल से उसको डिस्प्लेस किया गया है। डिस्प्लेस्ड एंगल 60 डिग्री है। मास कितना था इसका, 400 ग्राम था। 400 इंटू 10⁻⁻3, जी की वैल्यू 10 थी, तो ये तो सारा आपस में ही कैंसिल हो गया। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी दी गई थी बेटा, मीटर स्टिक की लेंथ। ओके, इसमें लेंथ मेरे ख्याल से मुझसे मिस हो गई है, तो चलिए हम देख लेते हैं। अब इसका मतलब नहीं रह जाएगा कुछ, तो लेंथ बाई 2 कर देते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 1 माइनस 1/2, तो ये कितना रह गया, तो ये रह गया 2 इंटू L इंटू 1/2। तो L के बराबर ही इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। लेट अस से मैंने L की वैल्यू यहाँ पे दे दी आपको, L इज़ 1 मीटर। ठीक है, तो इसका L इक्वल टू 1 मीटर है, तो ये कितना आ गया, 1 जूल आ गया। तो उस केस में हमारे पास A इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस केस में भी क्या किया गया कि रॉड को हमने A पॉइंट से रिलीज कर दिया और हमने कहा कि B पॉइंट पे उसकी एनर्जी पता करो। अब आप देखिए इसमें होगा क्या, हम कहेंगे कि लॉस हुआ है किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, और यहाँ से गेन हुआ है किसका, ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। पहली बात तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं, mg L/2 1 माइनस कॉस थीटा
देखिए हम फाइनल एनर्जी या इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी कर लेते हैं। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, इसका लॉस हुआ है। लॉस में हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल ही लिखते हैं, और गेन में हम हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर लिख देंगे। इनिशियल एनर्जी कितनी है पहले हम उसको देख लें। हम देख सकते हैं एम जी एल बाई टू 1 माइनस कॉस थीटा इनिशियल। ठीक बेटा, इसमें से आपको माइनस करना है किसको, एम जी एल बाई टू 1 माइनस कॉस थीटा फाइनल। ये किसके बराबर लिखना है आपको, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर लिखना है बेटा। ठीक हो गया, तो हमें ये बात समझ आती है कि ये एम और एम तीनों जगह से ख़त्म हो जाएंगे। ये हाफ ये हाफ ये हाफ तीनों जगह से ख़त्म हो जाएगा। ये क्या रह गया, जी एल माइनस जी एल कॉस थीटा इनिशियल माइनस जी एल माइनस माइनस प्लस हो गया जी एल कॉस थीटा फाइनल इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो अगर आप देखिए तो आपके पास ये जी एल और ये जी एल ख़त्म हो गया आपस में। एक मिनट, ये सारा तो ख़त्म नहीं होगा। एनीवे, जो आपके पास इनिशियल एनर्जी है वो एम जी एल बाई टू 1 माइनस कॉस थीटा इनिशियल है, और यहाँ से फाइनल एनर्जी एम जी एल बाई टू 1 माइनस कॉस थीटा इनिशियल फाइनल है इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर के साथ लिख सकते हैं। आप इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये 1 माइनस कॉस ऑफ पहले इनिशियल एंगल कितना है, 60 डिग्री है भाई, तो क्योंकि थीटा इनिशियल गिवन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी एल 1 माइनस थीटा फाइनल कॉस ऑफ 30 डिग्री है। तो इससे आप वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। आप देखोगे कि जी एल और जी एल आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा। ये क्या रह जाएगा, कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम जी इंटू एल भी लिखा होगा हमने। तो जी और एल दोनों हमें चाहिए होंगे, बस हमें लेंथ चाहिए इस केस में, बाकी सारा रिजल्ट हमारा ऑब्टेन हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को एक दो और क्वेश्चंस करके। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास यही क्वेश्चन कई बार कैसे आ जाता है, आपको L बाई 2 की जगह ये क्वेश्चन इस ढंग से आ जाता है। ठीक है, ठीक, ये एंगल क्या था, थीटा 1 था, और ये एंगल थीटा 2 था। तो अब तब भी आपको इसमें क्या करना है, mgh2 माइनस mgh1 इनिशियल वाला एंगल माइनस mgh2 इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर करना है। उसके इसमें हमने L बाई 2 करके किया था, पर इसके इसमें हमें L बाई 2 नहीं करना है। इसमें h1 की वैल्यू L1 माइनस कॉस थीटा 1 है, ध्यान रखना, और h2 की वैल्यू L1 माइनस कॉस थीटा 2 है। तो आप दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करके वेलोसिटी जो इधर से इधर तक गेन हुई है, अगर मैं यहाँ रेस्ट ना मानूँ तो मैं कह सकता हूँ कि v2 के ऊपर जो वेलोसिटी आई है, या हाफ एम v1 के ऊपर जो वेलोसिटी आई है। ठीक है बेटा, तो आप चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूँ लगा सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या है कि आपको कहा गया कि चेन को पुल बैक करना है, तो आप समझ लीजिए कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका सेंटर ऑफ मास है वो इस जगह के ऊपर है। तो जब तक ये मास ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम चेन को ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो अब ये सोचिए कि कितना हिस्सा इसका हैंग कर रहा है, m का 1/n हिस्सा हैंग कर रहा है। m/n इज द मास हैंगिंग, जो हैंगिंग मास है वो m/n के बराबर है। तो आपको इसको ऊपर ले जाने के लिए ये जो लेंथ हैंग कर रही है ये क्या है, L/n है, तो उसके आधे हिस्से के ऊपर है, उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना होगा इस केस में, जो हम कह रहे हैं मास जो हैंग कर रहा है वो g इंटू लेंथ जो जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है वो हैंग कर रहा है वो। तो m कितना हैंग कर रहा है बेटा, m/n, g
ये कितना कर रहा है L/2n। तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया mgL/2n का होल स्क्वायर। अब आप देखिए कई बार आपको कहा जाएगा कि 1/3 पार्ट हैंग कर रहा था, ठीक है, उस केस में वर्क डन टू पुल बैक कितना आएगा। देखिए आप लिख सकते हो mgL/3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया, ये mgL/18 आ गया। इसी ढंग से मैं कह देता हूँ कि 1/4 पार्ट हैंग कर रहा था, तो उस केस के लिए वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी mgL/4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 कितना आ गया 32। इसी ढंग से मैं कह दूँ 1/5 पार्ट हैंग कर रहा था, तो वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा mgL/ ये n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर 50, ये ऐसे आ जाएगा। तो बेटा जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास आता जाएगा। अब इसमें कुछ केसेस हमारे पास जो गिवन है, इसमें सेंटर ऑफ मास के साथ हम लिंक कराएंगे, ठीक है। बाकी जो सारा का सारा सेगमेंट है वो हमने कवर अप कर दिया। चेन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो हम सेंटर ऑफ मास जब कवर अप कर लेंगे उसके बाद ही चेन मूविंग वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना कि वो वाले क्वेश्चन सर ने छोड़ दिए हैं। इनफैक्ट सेंटर ऑफ मास कवर अप होने के बाद ही ये वाला सेगमेंट वर्क पर एनर्जी का पूरा हो पाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 खत्म होता है। ऑल द बेस्ट। तो आगे हम इससे कंटिन्यू करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे आप चलते जाइए, और इस 40 दिनों के अंदर जो हमने ये कवर अप करने का एक टास्क लिया है वो बहुत आसानी से कवर अप हो जाएगा। और आप देखो पिछले 6-8 दिनों के अंदर आपने कितना कुछ एक्स्ट्रा सीखा होगा जो इवन आपने +1 +2 में भी नहीं कवर किया। तो इसी ढंग से आप लगे रहिए और इसको फटाफट कवर अप करते जाइए, ठीक है।